हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। ये सीजी बोर्ड क्लास 10th साइंस चैप्टर 5 आर इन्वायरमेंट का सेकंड वीडियो है। इससे पहले की वीडियो में हम लोग सामने वाला पोर्शन पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टडी ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। उसमें ये सारे इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो है ना, वो डिफरेंट टाइप्स में हम लोग को पढ़ना है। जैसे यहाँ पे दिया है पिरामिड ऑफ नंबर्स, ऐसे ही पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, डिफरेंट डिफरेंट हम लोग को पढ़ने हैं। तो पहले स्टार्टिंग में है पिरामिड ऑफ नंबर्स। तो एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जिनका नेम है चार्ल्स एल्टन, यहाँ पे उनका इमेज दिया हुआ है। तो चार्ल्स एल्टन ने एक बुक लिखा था एनिमल इकोलॉजी के ऊपर। ये बुक उन्होंने लिखा है 1927 में, जहाँ पे फर्स्ट टाइम इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में कुछ लिखा गया, मतलब उनका ज़िक्र किया गया। तो इन्होंने इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर्स को वहाँ पे डिस्कस किया है। उसके बारे में क्या लिखते हैं कि इन एनी एरिया ऑर्गेनिज्म दैट आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ फूड चेन आर दोज दैट प्रोड्यूस लीस्ट नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। यानी कि किसी भी एरिया में फूड चेन जो होता है उसके एंड में जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सबसे कम ऑफस्प्रिंग्स यानी कि बेबीज़ जो है वो बनाते हैं पर ईयर। और ऐसे एरिया में यूजुअली जो हैबिटेट होता है वो इन सारे ऑर्गेनिजम्स का फैमिली मतलब उसी हैबिटेट में रहता है। ठीक है, सच एन एरिया इज़ यूजुअली अ हैबिटेट फॉर द फैमिली ऑफ सच एन ऑर्गेनिज्म। दस द फीडिंग रिलेशनशिप ऑफ सच एन एरिया कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड। तो ऐसे एरिया के फीडिंग रिलेशनशिप्स को हम लोग पिरामिड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब पिरामिड क्या है तो हम लोग पहले यहाँ से देख लेते हैं पिरामिड क्या होता है। पिरामिड के बारे में हमने पढ़ा है, इजिप्ट के पिरामिड्स जो हैं वो बहुत फेमस है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पिरामिड्स वहीं पे ही प्रेजेंट है। तो ये जो पिरामिड्स हैं वो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका जो बेस है वो ब्रॉड होता है, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ेंगे वो टेपर होते जाता है ऑलमोस्ट। इसका यहाँ जब हम लोग टॉप में पहुँचते हैं तो वो नियरली एक पॉइंट जैसा दिखता है। यूजुअली ये जो पिरामिड्स होते हैं इनका ये जो बेस होता है वो स्क्वायर शेप का होता है, एंड उसके अलावा 4 ट्रायंगुलर फेसेस इसमें ऐसे ऐसे अटैच रहते हैं। ठीक है, 4 ट्रायंगुलर फेसेस रहेंगे आपको 4 साइड से, मतलब वो दिख रहे होंगे, और बाकी एक स्क्वायर बेस होगा। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पिरामिड। तो इन्होंने क्या बोला कि ऐसे जो सारे हैबिटेट्स होते हैं वहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम लोग पिरामिड के फॉर्म में वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उनके फीडिंग हैबिट्स के जो रिलेशनशिप है उसको शो कर सकते हैं। तो पिरामिड क्या है, जो पिरामिड का जो ब्रॉड बेस है नीचे वाला वो ऑक्यूपाई करेंगे वो सारी ऑर्गेनिजम्स जिनका पॉपुलेशन मैक्सिमम है। एंड जैसे जैसे उसका पॉपुलेशन डिक्रीज होते जा रहा है वैसे वैसे पिरामिड में वो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ऊपर की तरफ चलते जाएंगे। अब ये पिरामिड रिप्रेजेंट करेगा कि हर एक ट्रॉपिक लेवल पे कितने फूड अवेलेबल हैं, फूड रिसोर्सेज, और कितने ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं। उन सब चीज़ों को एक पिरामिड जो है वो बता देता है। अब इनकी ये जो बुक थी ना एनिमल इकोलॉजी, इनमें इकोलॉजिकल पिरामिड्स जिसकी बात ये कर रहे हैं उनका कोई भी डायग्राम वगैरह नहीं दिया हुआ था। ठीक है, सिर्फ उसके बारे में वो डिस्क्रिप्शन ही लिखे थे। लेकिन तब भी पिरामिड्स के बारे में या फिर पिरामिड जो ये वर्ड है या फिर ये जो आइडिया था इकोलॉजिकल पिरामिड्स का, वो इनके उस बुक के बाद ही एक्सटेंसिवली यूज़ होने लगा था। इसलिए उसका सारा क्रेडिट जो है वो इनको दिया जाता है। अब एल्टन ने दूसरे पैरामीटर्स को भी इसमें हम लोग पिरामिड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसा बोला था। मतलब सिर्फ नंबर्स को ही नहीं, जैसे पिरामिड ऑफ नंबर्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो सिर्फ नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स और उनकी फीडिंग हैबिट को ही नहीं, बल्कि अदर क्वांटिफाइबल पैरामीटर्स को भी हम लोग इसमें ले सकते हैं, जैसे कि बायोमास और एनर्जी। So in most pyramids drawn so far, quantified values have not been represented proportionally. अब ये जो पिरामिड बनता है ना उसमें ये जो सारे वैल्यूज हम लोग दे रहे हैं, या तो नंबर या बायोमास या एनर्जी, वो किसी करेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं होता है। कोई करेक्ट प्रोपोर्शन मतलब जैसे रेशियो ले लेते हैं ना कि हाँ 10 स्नेक्स के लिए 5 हॉक्स का ही आएगा, अगर इस टाइप से ही रहता है कि थर्ड और फिफ्थ, मान लो थर्ड और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल का यहाँ पे देखा जाए तो 5 हॉक्स है और यहाँ 50 स्नेक्स हैं, तो अगर रेशियो देखेंगे तो 1:10 का रेशियो आ रहा है यहाँ पे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर पिरामिड में थर्ड एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में आपको 1:10 का ही रेशियो देखने के लिए मिले, ऐसा नहीं होता है। इसलिए कोई एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन नहीं है, बस ये पिरामिड बना है, नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज्म सब में अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो पिरामिड दिया हुआ है ये पिरामिड ऑफ नंबर है, नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स फॉर राइस फार्म का जो हम लोग फूड चेन देखे थे ना राइस फार्म में, उसके ऊपर दिया है। ठीक वहाँ पे आप देख सकते हो कैसे बनाया है। नीचे में यहाँ पे प्रोड्यूसर्स आ जा रहे हैं सारे राइस प्लांट्स, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर। तो इसको वो यहाँ पे पिरामिड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। नंबर जो हम लोग वहाँ पे देखे थे वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है।
राइस प्लांट्स में एक्स्ट्रा दिख रहा है थोड़ा, वहाँ पे शायद इतने ज़ीरोज़ तो नहीं थे, यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया है, 1 ज़ीरो एक्स्ट्रा दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका पिरामिड ऑफ नंबर फूड चेन के लिए। तो आप वैसे ही जैसे एक्टिविटी 1 जो हम लोग परफॉर्म किए थे फर्स्ट वाले वीडियो में, उसको हम लोग समझे थे। एक्टिविटी 1 में क्या किए थे, जो एक पर्टिकुलर एरिया आपको सिलेक्ट करना था 1 मीटर बाय 1 मीटर का, और वहाँ पे जो भी सारे आपको दिख रहे थे बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, उन सबको ऑब्जर्व करना था। तो उस एक्टिविटी में आपको जो भी चीज़ें मिली थी उसके अकॉर्डिंग एक पिरामिड आप ड्रॉ करना, ये आपका खुद का टास्क है। उसके बाद अगर हम लोग जो फूड चेन के अलावा हम लोग राइस फार्म में फूड वेब भी देखे थे, तो अगर फूड वेब को पूरे फूड वेब को उसके डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स को हम लोग एक पर्टिकुलर पिरामिड में अगर उसको दिखाना चाहें, तो भी उसका पिरामिड जो है वो ऐसा बन के आएगा, जो यहाँ पे ये वाला पिरामिड दिया हुआ है। इन पिरामिड्स को इस फॉर्म से भी हम लोग शो कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट यहाँ पे दिया पिरामिड को इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। तो ये हो गया उसका पिरामिड के बारे में स्टडी, मतलब पिरामिड ऑफ नंबर। अब जब राइस क्रॉप सारे हार्वेस्ट हो जाएंगे, उस टाइम पे इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब इकोसिस्टम जो था फार्म का, राइस फार्म के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे अगर राइस क्रॉप ही सारे हार्वेस्ट हो जाए तो इस इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एंड क्या सेम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहेंगे उस फार्म में, अभी भी क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो देखो, कंडीशन ऑफ इकोसिस्टम जो है वो इन्फ्लुएंस होते जाता है या तो ह्यूमन इंटरवेंशन से या फिर नेचुरल फिनोमिना से। ये चीज़ हम लोग पहले भी पढ़े, ये दोनों ही चीज़ों से इकोसिस्टम इन्फ्लुएंस होता है। तो जब हम लोग हार्वेस्ट कर देंगे तो सेवरल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो या तो डाई हो जाएंगे या फिर मूव आउट कर जाएंगे उस एरिया से दूसरे एरियाज़ में, जहाँ पे उनके सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल रहे। It is thus often important to maintain certain conditions in an ecosystem for conservation of both biotic and abiotic types of resources। यानी कि इसीलिए किसी भी इकोसिस्टम में दोनों ही बायोटिक हो या एबायोटिक हो, दोनों ही रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट या मेन ऐसे सर्टेन कंडीशंस होते हैं जिनको मेंटेन करके रखना नेसेसरी होता है। Now you must have heard these days that it is recommended to grow more than one type of crops in a field at time। ऐसा होता है ना कि किसी भी फील्ड में आजकल ऐसा ज़्यादातर की लोग बोलते हैं कि एक टाइम पे एक से ज़्यादा टाइप के क्रोप्स जो है वो ग्रो करने चाहिए। जैसे कि जब हम लोग पल्सेस यूजुअली ग्रो कर रहे हैं तो उनके साथ में पल्सेस को यूजुअली सीरियल क्रोप्स के साथ में ग्रो कर देते हैं। सीरियल क्रॉप्स तो ज़्यादा ग्रो हो रहे, तो साथ में पल्सेस को भी लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स को एक साथ ग्रो करेंगे, तो जो सॉइल का ओवरऑल जो उसका फर्टिलिटी है वो एनहांस होता है या फिर वो मेंटेन रहता है। ऑल्सो ऐसा होता है क्या कि जिस एरियाज़ में हम लोग ट्री ग्रो कर रहे हैं ना, फार्म एरियाज़ में, वहाँ पे पर्टिकुलर इंटरवल्स पे फिशी कल्चर भी किया जाता है। फिश कल्चर या पिसी कल्चर जो बोलते हैं, वो क्या है कि उस फील्ड में जो भी आपको थोड़ा थोड़ा सा जगह मिले वहाँ पे मछलियों को वहाँ पे पालते हैं। इन सब चीज़ों का बहुत सारा बेनिफिट होता है, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्व कर पाते हैं, और सॉइल का न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो रिस्टोर होता है, और बायोलॉजिकली जो पेस्ट हैं उनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। वी वुड नीड टू स्टडी सम अदर टाइप ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर टू अंडरस्टैंड दीज इफेक्ट्स। अब इन सारे इफेक्ट्स को समझने के लिए हम लोग दूसरे पिरामिड ऑफ नंबर्स को स्टडी कर सकते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे दिया है, ये दिया है पिरामिड ऑफ नंबर किसका, तो सबसे टॉप में है फॉरेस्ट का, फिर ट्री का, फिर पॉन्ड का। एक एक करके देखते हैं। जैसे अभी यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ये पॉन्ड का है। पॉन्ड का पिरामिड ऑफ नंबर्स है, यहाँ पे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पूरा दिया हुआ है। और वैसे ही अगर हम लोग ऊपर देखेंगे तो ऊपर में ये जो फर्स्ट वाला है, ये वाला हो गया फॉरेस्ट का, और ये वाला हुआ ट्री का। अब देखो यहाँ पे कैसे डिफरेंस है, पिरामिड का शेप सेम नहीं है, अब यहाँ पे डिफरेंट हो जा रहा है। ट्री की बात करें तो एक सिंगल ट्री है, लेकिन उस सिंगल ट्री में तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रह लेते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स पे फिर उससे थोड़े कम ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट है, फिर उस पर और कम। तो यहाँ पे पिरामिड का शेप थोड़ा सा डी फॉर्म हो जाता है, जो हम लोग नेचुरल सोचते हैं वैसा नहीं है, थोड़ा अलग है। एंड सेम वही केस यहाँ फॉरेस्ट में भी है। 200 ट्रीज में इतने सारे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं, फिर इनके ऊपर ये डिपेंडेंट है, इनके ऊपर ये डिपेंडेंट है। तो इस टाइप से जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम के लिए डिफरेंट शेप्स का भी हो सकता है। या तो वो इरेक्ट जैसा हम लोग स्टार्टिंग में बना रहे थे वैसा है, या फिर ये ऐसा डिफॉर्म शेप का है, या कभी कभी इन्वर्टेड भी हो सकता है। लेकिन पिरामिड ऑफ नंबर्स ज़्यादातर की इन्वर्टेड देखने के लिए तो नहीं ही मिलेगा। द इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ अ फॉरेस्ट एंड दैट ऑफ ट्री show us that even if there are less organisms at the first tropic level, there are several at the next। यानी कि पिरामिड ऑफ नंबर जब हम लोग ट्री या फिर फॉरेस्ट का देख रहे हैं, तो वहाँ पे क्या पता चल रहा है आपको कि भले ही किसी एक टॉपिक लेवल पे, यानी कि फर्स्ट टॉपिक लेवल पे भले ही कम ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो, लेकिन उसके नेक्स्ट वाले टॉपिक लेवल में सेवरल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो क्या डिफरेंस देखने के मिला पिरामिड ऑफ नंबर में राइस फार्म का जो बनाया और जो ट्री का बनाया उसमें?
क्या डिफरेंस दिखा कि राइस फार्म में जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है वहाँ पे बहुत सारे आपको ऑर्गेनिजम्स मतलब बहुत सारे आपको राइस प्लांट्स देखने मिल रहे हैं, लेकिन पिरामिड ऑफ ट्री में जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है वहाँ पे आपको सिंगल ट्री देखने के लिए मिल रहा है। उसके अलावा सर्टेन पिरामिड ऑफ नंबर्स ऑफ एन एक्वाटिक इकोसिस्टम, वहाँ जस्ट अभी ऊपर वाले फिगर में यहाँ पे ये वाले में दिया है पिरामिड ऑफ नंबर्स ऑफ एन एक्वाटिक इकोसिस्टम, मतलब पॉन्ड का यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसमें आपको पूछ रहा है when will when will you find such relationship among aquatic animals in a rice field। राइस फील्ड में ऐसा रिलेशन कब देखने के लिए मिलेगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। और सिमिलैरिटी और डिफरेंस बताना है पिरामिड ऑफ नंबर का, जो हम लोग राइस फील्ड में देख रहे हैं और एक्वाटिक इकोसिस्टम में देख रहे हैं, जैसे कि पॉन्ड। तो किसका पूछ रहा है, पॉन्ड का और राइस फील्ड का। ये सारा आपका खुद का है एक्टिविटीज़, ये सारे आप खुद डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ खुद से परफॉर्म करके देखेंगे कि हाँ क्या सारे हैं, खुद से स्टडी करके देखेंगे। जो ब्रॉड बेस है पिरामिड का वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये पूछ रहा है फर्स्ट वाले में, ठीक है। पॉन्ड वाले में ये जो ब्रॉड बेस है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके अंदर क्या सारी चीज़ें हैं, एक्वाटिक प्लांट्स सारे प्रेजेंट है। नेक्स्ट है ड्रॉ द फूड वेब अकॉर्डिंग टू एनी वन ऑफ द अबव पिरामिड्स। अब फूड वेब बना सकते हैं कोई भी है, क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे आपको दे रहा है, तो आपको उसका एक फूड वेब जो है वो ड्रॉ करना है। हाउ मेनी ट्रॉपिक लेवल्स हैव बीन सीन इन ईच ऑफ द अबव एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे जितने एग्जाम्पल्स थे इन सब में, तो यहाँ फर्स्ट वाले में देखोगे तो 1 2 3 4 ट्रॉपिक लेवल्स दिख रहे हैं। यहाँ पे भी आप आओगे तो दोनों में 4 ट्रॉपिक लेवल्स क्लियरली विजिबल है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कितने ट्रॉपिक लेवल्स थे, तो 4 ट्रॉपिक लेवल्स हैं। Calculate for each pyramid of figure 8 separately the number of organisms of first tropic level on which the next is dependent। अब फर्स्ट वाले से नेक्स्ट वाले कितने डिपेंडेंट है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने बोल रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है नंबर, यहाँ से यूजुअली आप देख सकते हैं कि इसमें कितने ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिपेंडेंट है। नेक्स्ट उसके बाद में if the number of organism at first tropic level or that of producer is less, will there still be enough food available for the organisms at the next tropic level। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अगर कम हैं, तो क्या उतना ही फूड तब भी अवेलेबल रहेगा नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के लिए। तो वो डिपेंड करता है ना कि किस टाइप का इकोसिस्टम है, किस टाइप का इकोलॉजिकल पिरामिड हम लोग बनाए हैं। अगर ट्री वाला बना रहे हैं तो ऑब्वियसली सिंगल ट्री में बहुत सारे जो हैं वो डिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग राइस फार्म का बना रहे हैं तो हम लोग को बहुत सारे प्लांट्स वहाँ पे चाहिए। तो नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स जो फर्स्ट लेवल पे है वो डिपेंड करता है कि वो इकोसिस्टम या फिर वो इकोलॉजिकल पिरामिड बना किस चीज़ का है। नेक्स्ट है रोल ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड बायोमास। अब इनका क्या सारा रोल होता है किसी भी इकोलॉजिकल पिरामिड्स में। तो जो प्राइमरी प्रोडक्शन है वो तो प्लांट्स के थ्रू होता है, और ये जो प्रोडक्शन है या ये जो प्रोडक्ट इनके थ्रू बन के आ रहा है वो क्या होता है, कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये सारे कार्बनिक कंपाउंड्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनते हैं, जिसमें कि सोलर एनर्जी यूज़ होता है। जो सम टोटल हुआ इनके वेट का प्लांट्स का, कैसे सम टोटल निकालेंगे, तो उसको ड्राई करके फिर उसको वे करते हैं या फिर कभी कभी डायरेक्टली भी वे करते हैं। और ये जो निकल कर के आ रहा है इसी को ही हम लोग इसका बायोमास बोलते हैं, ठीक है, बायोमास बोलते हैं। तो जो हम लोग इसका सम टोटल निकाले वेट का, वो बायोमास हो गया फर्स्ट टॉपिक लेवल का यानी कि प्रोड्यूसर्स का। और वैसे ही बायोमास हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसी तरीके से अदर ट्रॉपिक लेवल्स के लिए भी, उनका वेट एस्टिमेट करके, ऑर्गेनिजम्स कितने प्रेजेंट है हर ट्रॉपिक लेवल पे वो सारा देख करके। तो अ पिरामिड ऑफ नंबर ऑल्सो इंडिकेट्स अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एट ईच ट्रॉपिक लेवल। यानी कि एक पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है वो ये भी चीज़ बताता है कि हर ट्रॉपिक लेवल पे कितना फूड अवेलेबल है। इसीलिए द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एट ईच ट्रॉपिक लेवल डस नॉट नेसेसरीली डिपेंड ऑन द पिरामिड ऑफ नंबर्स बट ऑल्सो ऑन पिरामिड ऑफ बायोमास। यानी कि हर ट्रॉपिक लेवल पे जो फूड का अवेलेबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ पिरामिड ऑफ नंबर्स पे ही नहीं डिपेंड करता है, बल्कि पिरामिड ऑफ बायोमास पे भी डिपेंड करता है। द पिरामिड ऑफ नंबर फॉर अ फॉरेस्ट एंड दैट ऑफ ए राइस फार्म आर डिफरेंट। ये चीज़ तो हम लोग देख के आए कि राइस फार्म और फॉरेस्ट का जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो डिफरेंट है। तो क्या पिरामिड ऑफ बायोमास भी डिफरेंट हो जाएगा। तो अब ये डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, उसके लिए हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा कि पिरामिड ऑफ बायोमास क्या है। तो यहाँ पे ये एक एग्जांपल लिया है इकोसिस्टम का, जहाँ पे पिरामिड ऑफ बायोमास आपको देखने को मिल रहा है। ये फर्स्ट वाला आपको दिखेगा कि ये फॉरेस्ट का है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ हैं। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जब हम लोग देख रहे हैं, फॉरेस्ट का इकोलॉजिकल पिरामिड देख रहे हैं, वो भी कौन सा है, पिरामिड ऑफ बायोमास है। तो ट्रीज़ का बायोमास देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको 15,000 किलोग्राम, और यहाँ पे 1500, 150 और 15। क्या हो रहा है, ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं तो इनका बायोमास भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो अगर यहीं से ही फर्स्ट एग्जांपल से ही अगर क्वेश्चन को आंसर करना चाहोगे, तो यहाँ पूछ रहा है डू यू थिंक देयर पिरामिड ऑफ बायोमास वुड ऑल्सो बी डिफरेंट। सो नो, डिफरेंट नहीं है पिरामिड ऑफ बायोमास, वो भी वैसा ही है जैसा कि पिरामिड ऑफ नंबर्स था।
और यहाँ पे दो पिरामिड्स दिए हुए हैं, तो ऊपर वाला फॉरेस्ट था, ये वाला है आपका राइस फार्म का, और ये वाला एक्वाटिक इकोसिस्टम का। उसमें भी दिख रहा होगा डिफरेंस वेट में, 1000 किलोग्राम, यहाँ 100, यहाँ 10 और यहाँ 1। तो ये भी सेम वैसे ही डायरेक्टली इरेक्ट फॉर्म में ये जा रहा है। और यहाँ पे भी नीचे से ऊपर तक जाते जाते बायोमास जो है वो डिक्रीज़ होते जा रहा है। जैसे नंबर डिक्रीज़ हो रहा था तो वैसे ही बायोमास भी डिक्रीज़ हो रहा है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कैन ह्यूमंस बी केप्ट एट सेकेंड और थर्ड टॉपिक लेवल ऑफ द पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास में क्या ह्यूमंस को थर्ड या सेकेंड टॉपिक लेवल पे रख सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि नहीं रख सकते हैं। राइट एनी टू सिमिलैरिटीज़ बिटवीन पिरामिड ऑफ बायोमास। तो पिरामिड ऑफ बायोमास के जो 3 ऊपर दिए हुए हैं ना, उनमें आपको सिमिलैरिटीज़ लिखने हैं आपस में, क्या क्या सिमिलर है। नेक्स्ट है, डू ऑर्गेनिजम्स एट द सेकेंड टॉपिक लेवल हैव इनफ फूड अकॉर्डिंग टू द पिरामिड ऑफ बायोमास फॉर अ फॉरेस्ट। यानी कि सेकेंड टॉपिक लेवल में इनफ फूड जो है वो अवेलेबल है कि नहीं। Biomass is directly related to the food as we know that we get energy from food। तो बायोमास किसके ऊपर डिपेंडेंट है? डायरेक्टली फूड के ऊपर, क्योंकि फूड से ही हम लोग को एनर्जी मिलता है। तो ऑब्जर्व द पिरामिड ऑफ बायोमास एंड गेस इफ द एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द सेकेंड टॉपिक लेवल इज सेम एज दैट ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टॉपिक लेवल। तो क्या सेकेंड वाले टॉपिक लेवल को जो एनर्जी मिल रहा है वो थर्ड और फोर्थ के लिए सेम होगा? नहीं होगा। जैसे जैसे हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड्स में ऊपर की तरफ मूव होंगे ना, तो ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो डिक्रीज़ होते जाता है। अब वो कैसे होता है तो वो हम लोग नेक्स्ट वाले में देखेंगे, एनर्जी फ्लो थ्रू टॉपिक लेवल्स के बारे में। ये डिक्रीज़ कैसे हो रहा है और कितने परसेंटेज के साथ वो डिक्रीज़ हो रहा है फर्स्ट से सेकेंड टॉपिक लेवल जाने में। अब यहाँ पे पिरामिड भी दिया हुआ है एक, इकोलॉजिकल पिरामिड कौन सा दिया है तो फॉरेस्ट वाला दिया हुआ है यहाँ पे फिगर 8 में। और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो थ्रू टॉपिक लेवल्स। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा फाइंड करना कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हर टॉपिक लेवल में प्रेजेंट है। वी दस यूजुअली presume biomass on the basis as the basis to find out the energy at each topic level। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि बायोमास को ऑब्जर्व करेंगे, बायोमास के अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे डिटरमाइन करेंगे कि कितना एनर्जी प्रेजेंट है। सो लेट अस फाइंड द परसेंटेज ऑफ बायोमास अवेलेबल फॉर द फर्स्ट टू नेक्स्ट एंड फर्दर to get an idea of probable amount of energy that might also be available from one level to another। तो इसलिए क्या करेंगे, अब हम लोग परसेंटेज ऑफ बायोमास निकालेंगे ताकि हम लोग फाइंड कर पाए कि हर लेवल पे, हर एक टॉपिक लेवल पे कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रेजेंट है, उसका एक आइडिया लग पाए। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करना है कि जो एनर्जी का एस्टिमेशन है वो हम लोग बायोमास के ऊपर के से डिपेंड होकर के कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे जो एस्टिमेशन है वो एकदम करेक्ट नहीं आएगा, थोड़ा सा इधर उधर आएगा, मतलब या तो कम या ज़्यादा आने वाला है। तो एग्जैक्ट करेक्ट नहीं आएगा, लेकिन एक रिलेशन जो है वो ज़रूर देखने के लिए मिलेगा इस एस्टिमेशन के थ्रू। सो प्लांट्स जो है ना, वो जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो भी कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं, जो भी केमिकल कंपाउंड सिंथेसाइज कर रहे हैं, उनका 1% सोलर एनर्जी वो क्या करते हैं, स्टोर कर पाते हैं। एंड इस 1% का भी सिर्फ 10% जो है, मतलब इस 1 का 10% ना, यानी कि 0.1% सोलर एनर्जी जो है वो अवेलेबल रहता है नेक्स्ट टॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो सोचो सोलर एनर्जी कितना था, किसी भी चीज़ को हम लोग टोटल 100% में लेते हैं, तो 100% था, उस 100% में का 1% जो है वो इन लोग अपने अंदर स्टोर किए। एंड उस 1% का सिर्फ 10% जो है वो नेक्स्ट वाले टॉपिक लेवल में जाएगा। अब ये जो 10% नेक्स्ट टॉपिक लेवल में गया है वो इनके लिए, इस नेक्स्ट टॉपिक लेवल के लिए ये 10% क्या है, इनका 100% है। अब इस 10% का वो लोग क्या करेंगे, फिर कन्वर्जन करेंगे और उस 10 का सिर्फ 10% ही फिर नेक्स्ट यानी कि थर्ड टॉपिक लेवल पे जाएगा। एफिशिएंसी दिख रहा है, हर लेवल में जाने के लिए जो भी टॉपिक लेवल है, हर टॉपिक लेवल पे एनर्जी जो है वो 10% ही जा रहा है। अगर फर्स्ट वाले में 1 था तो उसका 10% यानी कि 0.01, अब इसका 10% यानी कि 0.01%, ठीक है। यहाँ पे 0.1 था, नेक्स्ट वाले में 0.01%, और फिर उसका 10% यानी कि फिर 0.001%। तो इस टाइप से हर टॉपिक लेवल पे जो एनर्जी है वो कितना पहुँच रहा है, तो सिर्फ 10% एनर्जी नेक्स्ट वाले के पास जा रहा है। अगर इस एनर्जी को हम लोग ऐसे ओवरऑल वैल्यू देखें, कोई रेंज देखें, तो 2% से 24% तक का रेंज वहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है। डिफरेंट डिफरेंट इकोलॉजिकल पिरामिड्स में ये डिफरेंट दिखता है। सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन प्लांट इज यूज टू कैरी आउट इट्स लाइफ प्रोसेसेस। अब देखो, क्योंकि हर बार सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो यूज़ हो रहा है, तो बाकी कहाँ जा रहा है, तो कुछ एनर्जी जो है वो लाइफ प्रोसेस जो भी सारे हैं उनको कैरी आउट करने में इन्वॉल्व हो जाता है, यूज़ हो जाता है। अब जैसे ये लाइफ प्रोसेस क्या सारे हैं, तो वो हम लोग लेसन 7 में पढ़े हैं, वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल में, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं लाइफ प्रोसेसेस क्या सारे हैं प्लांट्स के। अब इसमें वो क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है इनका ये एनर्जी,
इसलिए बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो अवेलेबल हो रहा है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के लिए। सिमिलरली दूसरे ट्रॉपिक लेवल्स में जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी फिर अपने लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए एनर्जी यूज़ करेंगे। इसीलिए उनसे ऊपर जब जाएंगे यानी कि थर्ड या फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे, तब वहाँ पे एनर्जी जो है फिर और डिक्रीज होते जाता है। इसलिए जो इकोलॉजिकल पिरामिड है वो प्रोड्यूसर से नेक्स्ट तक जब हम लोग जा रहे हैं तो फिर उसका बेस कैसा हो जाएगा, ब्रॉड। और उसके बाद जैसे जैसे ऊपर लेवल पे जाते जाएंगे तो उसका जो बेस है वो उसका जो बोलेंगे कि जो एरिया है वो क्या होगा, कम होते जाएगा। ठीक है, बेस ब्रॉड है और फिर जाएंगे तो कम होते जाएगा। तो ऐसा पिरामिड जो है वो कभी भी इन्वर्टेड रह ही नहीं सकता, हमेशा कैसे जाएगा, तो ब्रॉड बेस के साथ में टॉप पे जाते जाते तक वो पॉइंटेड फॉर्म में ही आएगा, यही फॉर्म रहेगा। ठीक है, जैसे हम लोग ट्री और फॉरेस्ट वाले में देख लिए कि नीचे में कम था और उसके बाद ऊपर जा करके वो ब्रॉड हो जा रहा था, तो ऐसा जो है वो कभी भी एनर्जी वाले में देखने के लिए तो नहीं मिलेगा। ठीक, this helps us to understand that no matter how varied ecosystem may be, the energy flow is most of them occur in similar manner। यानी कि इकोसिस्टम चाहे कैसा भी हो लेकिन एनर्जी का जो फ्लो है वो सेम तरीके से ही होता है। तो हाउ मेनी ट्रॉपिक लेवल्स वर देयर इन फूड चेन दैट यू ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी वन। एक्टिविटी वन में कितने थे, तो 4 ट्रॉपिक लेवल्स थे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स जो है राइस फार्म में वो कितने हो सकते हैं, तो राइस फार्म में भी हम लोग देखे थे मैक्सिमम कितने थे, 4 ट्रॉपिक लेवल्स थे। तो एनर्जी का जो हम लोग पिरामिड बनाएंगे वो भी इसी पे ही डिपेंडेंट रहेगा। हाउ मेनी ट्रॉपिक लेवल्स डू वी फाइंड इन एनी फूड चेन। किसी भी फूड चेन में हम लोग कितने ट्रॉपिक लेवल्स देख सकते हैं, कितने अब तक ऑब्जर्व किए, तो हम लोग ऑन एन एवरेज किसी भी फूड चेन में 4 ट्रॉपिक लेवल्स जो हैं वो ऑब्जर्व किए हैं। नाउ इफ़ इन अ राइस फार्म देर आर 5000 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल या प्रोड्यूसर में कितना दिया है, 5000 किलो कैलोरीज एनर्जी वहाँ पे दिया है। देन हाउ मैनी सच ट्रॉपिक लेवल्स विल बी देयर टिल 0.5 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। यहाँ तक जाते तक कितने टॉपिक लेवल्स बनेंगे, तो देखो फर्स्ट कितना दिया हुआ है 5000, तो फर्स्ट टॉपिक लेवल के लिए हम लोग लिख लेंगे कि 5000 जो है किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी अवेलेबल है। नेक्स्ट लेवल पे कितना जाएगा, तो इसका 10% जाएगा यानी कि 500 हो जाएगा। इससे नेक्स्ट वाले में जाएंगे उसका 10% यानी कि 50, फिर नेक्स्ट में जाएंगे तो 5 और उसके नेक्स्ट में जाएंगे तो 0.5। तो टोटल कितने टॉपिक लेवल्स बने, टोटल 5 टॉपिक लेवल्स यहाँ पे बन जाएंगे। तो इसका यहाँ पे बोल रहा है कैलकुलेट एंड ड्रॉ पिरामिड टू शो एनर्जी एट ईच टॉपिक लेवल। तो कैसे पिरामिड बन जाएगा, आपको एक ऐसे फॉर्म में पिरामिड बनाना है जहाँ पे आपको 5 टॉपिक लेवल्स दिखाने हैं टोटल, और सब में आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी लिखना है। तो यहाँ पे आप लिखते जाना 5000 किलो कैलोरी, 500 किलो कैलोरी, 50 किलो कैलोरी, 5 किलो कैलोरी और यहाँ पे 0.5 किलो कैलोरी। तो बन जाएगा आपका यहाँ पे जो फूड, यहाँ पे जो पिरामिड ड्रॉ करने बोल रहा है वो। नाउ एनी फूड चेन एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द पाथवे ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। कोई भी फूड चेन क्या करता है, तो एक्चुअल में क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लो ऑफ एनर्जी, किस डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल लिए थे हम लोग राइस फार्म में, तो राइस प्लांट जो थे प्रोड्यूसर वहाँ से कहाँ जा रहा था, तो रैबिट्स में जा रहा था, फिर रैबिट से वो नेक्स्ट जो उनके सेकेंडरी कंज्यूमर्स थे उसमें जा रहा था, उससे टर्शरी में। तो ये फ्लो ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक फूड वेब जो है वो जनरली शो करता है उस पाथवे को, फूड वेब भी वही काम कर रहा है। सो इट बिकम्स क्लियर फ्रॉम फूड चेन एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इज यूनिडायरेक्शनल। तो चाहे हम लोग फूड चेन को स्टडी करें या पिरामिड ऑफ एनर्जी को स्टडी करें, वो यही चीज़ हम लोग को क्लियर करता है कि जो एनर्जी का फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होता है। एनर्जी जो है वो कन्वर्ट करते हैं प्लांट्स और वापस उसको कन्वर्ट बैक भी कर, लेकिन उसको वापस से सोलर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, सोलर एनर्जी को इन लोग अपने लाइफ में जिस भी फॉर्म में यूज़ हो रहा है उस फॉर्म में उस एनर्जी को कन्वर्ट कर ले रहे हैं, लेकिन उस एनर्जी को वापस से सोलर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ तक तो हम लोग देख लिए कि एनर्जी का सिर्फ 10% जो है वो हर सेकेंड नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे जा रहा है। तब इसके अकॉर्डिंग क्या एनर्जी जो है वो लॉस हो जा रहा है या डिस्ट्रॉय हो जा रहा है हर टॉपिक लेवल पे, तो क्योंकि हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ के आए हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या होता है, एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय होता है और ना ही क्रिएट होता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते रहता है। तो जब हम लोग 10% ही हर लेवल में पास कर रहे हैं तो बाकी का कहाँ गया, तो अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन देखे थे ना, 10% जो है वो नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे जा रहा है, लेकिन बाकी सारा कहाँ यूज़ हो रहा है, तो उनके लाइफ प्रोसेसेस में। जैसे सन से सिर्फ 500 किलो जूल ये लोग एनर्जी जो है वो लिए हैं और उसका नेक्स्ट जो है 75 किलो जूल वो पास कर दे रहे हैं, तो बाकी सारा कहाँ जा रहा है, तो उनके लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करने में वो एनर्जी यूज़ हो जा रहा है। ठीक है, जैसे लाइफ प्रोसेसेस में क्या क्या थे, तो न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे ही चीज़ों में वो यूज़ हो जाता है। अब ये प्रोड्यूसर से जो भी एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर में गया है, फिर उसका कुछ पार्ट यहाँ चला जाएगा और बाकी का सारा नेक्स्ट में पास होगा, फिर उसका कुछ पार्ट ये लोग यूज़ कर लेंगे और नेक्स्ट में पास होते जाएगा। इसीलिए जो है जो एनर्जी है वो सिर्फ 10% ही जा रहा है, बाकी सारा लॉस या डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है बल्कि यूज़ हो जा रहा है उनके खुद में ही।
ना फूड चेन और फूड वेब जो है वो डिकम्पोजर्स में भी देखने के लिए मिलते हैं, डिकम्पोजिंग सब्सटेंस में भी देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे जैसे कोई भी एक डिकम्पोजिंग सब्सटेंस है वो हो जाएगा सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे ये बर्ड जो डेड हो चुका है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। इनको प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है वो कंज्यूम करेंगे, तो इससे इनको एनर्जी मिली, और नेक्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर्स को एनर्जी मिली। तो यहाँ पे जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन नहीं है, वो क्या है यहाँ पे, तो डिकम्पोजिंग सब्सटेंस है ना। जैसे कि जब हम लोग वॉल्केनोस वगैरह में देखते हैं तो वहाँ पे भी जो जो एनर्जी है वो कहाँ से मिल रहा है, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है, ठीक है, वहाँ जो नीचे, जैसे ओशियंस की बात करते हैं ना, ऑर्गेनिजम्स जो सारे वाटर में प्रेजेंट रहते हैं, तो ओशियन में जो एकदम डीप में बॉटम में जो प्रेजेंट रहते हैं उनके तक तो सनलाइट पहुँच नहीं पाता है, सोलर एनर्जी उनको तो नहीं मिल पाता है। इसलिए उस जगह पे ज़्यादातर की जो कंज्यूमर, जो स्टार्टिंग मटेरियल है ना, जो स्टार्ट कर रहा है फूड वेब को, वो होता है बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया, क्योंकि जो वोल्केनोस है उसके नीचे, ओशियन के नीचे प्रेजेंट जो भी वोल्केनोस है, वो बहुत सारा हीट प्रोड्यूस हो रहा होता है ना नीचे वाले, सबसे नीचे लेवल पे। तो अराउंड 4,400 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पे टेम्परेचर रहता है ओशियन फ्लोर में। वहाँ प्रेजेंट जो ये बैक्टीरियास होते हैं वो उस एनर्जी को यूज़ करते हैं, एंड इस बैक्टीरिया पे जो सारे ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट है वो वहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स हो जाते हैं। तो इस टाइप का इकोसिस्टम बनता है नीचे ओशियंस में। नाउ अब तक हम लोग ऑब्जर्व किए तो हर ट्रॉपिक लेवल पे जो एनर्जी है वो या तो एक्सपेल हो जा रहा है या एक्सपेंड हो जा रहा है, ठीक है। जो एक्सपेंड हो जा रहा है, यूज़ हो जा रहा है, वो तो सारा ठीक है, लेकिन जो एनर्जी मतलब वेस्ट के फॉर्म में जो रिलीज़ हो जा रहा है उनके वेरियस लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करने में, ये सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनमें तो एनर्जी प्रेजेंट है ही, इन लोग एक्सपेल कर दिए वेस्ट के फॉर्म में, तो इस वेस्ट में वो एनर्जी जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन अब वो यूज़फुल नहीं है इनके लिए, इसलिए वो उसको रिलीज़ कर दिए हैं। तो जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके लिए ये यूज़फुल होगा वो इस एनर्जी को यूज़ कर लेंगे। इसलिए नेचर में ये जो एनर्जी है वो कॉन्स्टेंटली रिसाइकल होते रहता है। तो जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, जो एबायोटिक सब्सटेंसेस हैं नेचर में, वो इन सारे वेस्ट जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उन सबको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे दूसरे केमिकल्स जो सॉइल में, एयर में या वाटर में प्रेजेंट है, वो कॉन्स्टेंटली क्या होते हैं, सर्क्यूलेट हो रहे होते हैं एबायोटिक या बायोटिक सोर्सेज के थ्रू, या फिर बायोटिक से एबायोटिक सोर्सेज में। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादातर की क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उसमें। इसलिए इन वेस्ट का जो रिसाइकलिंग है वो हम लोग पढ़ेंगे साइकिल ऑफ न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है, न्यूट्रिएंट साइकिल में। तो ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, एंड इफ़ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विद अस, यू मे join the telegram link given in description. Thanks again.